देख के समझ जाते हैं कि उड़ान कहाँ तक होगी। तो परिंदे की उड़ान कहाँ तक होगी, परिंदों की उड़ान कहाँ तक है, खुला आसमान है। तो इस पे कुछ कहना तो मुझे नहीं लगता कि मुनासिब होगा। नहीं, कई लोगों को वैसे लग रहा है कि आपके उड़ान की चर्चा से ज्यादा आपके घोंसले की चर्चा होनी चाहिए कि आप घोंसला बदलने वाले हैं। और अभी उड़ान तो आपकी हमेशा ही शानदार रही है। लेकिन अभी हाल ही में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर आए, आपने ट्वीट किया, उन्होंने ट्वीट में जवाब दिया, ये चल क्या रहा है? ये कुछ नहीं चल रहा है। आप इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से ना देखें तो बेहतर होगा। मैं भारत के यशस्वी, भारत के तेजस्वी, भारत के ओजस्वी और भारत के तपस्वी प्रधानमंत्री जी को श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह का न्योता देने गया था। श्री कल्की धाम जहां भगवान आएगा, भगवान के अवतार की अवतरण स्थली पर भगवान के अवतार से पहले उनके धाम की स्थापना हो रही है। ये वो धाम है जहां पुराणों में जिसका उल्लेख है, श्रीमद् भागवत में इसका उल्लेख है, स्कंद पुराण में इसका उल्लेख है, भविष्य पुराण में इसका उल्लेख है, श्री कल्की पुराण में इसका उल्लेख है। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट वर्णन है कि हर युग में भगवान आता है और हर युग में आएगा। जिस तरह त्रेता युग में भगवान श्री राम के रूप में अयोध्या में अवतार हुआ, द्वापर में श्री कृष्ण के रूप में मथुरा में अवतार हुआ, ऐसे ही कलयुग में भगवान का अवतार भगवान विष्णु के 10वें अवतार के रूप में श्री कल्की नारायण अवतार लेंगे। श्री कल्की के रूप में भगवान संभल की पावन धरा पे अवतरित होगा। इस श्रीमद् भागवत का स्पष्ट उल्लेख है और श्लोक है कि संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल की प्रादुर्भविष्यति। संभल नाम की धरती पे भगवान आएगा। तो इस उद्घोषणा को आधार मानते हुए अपनी आस्था का 18 वर्ष पूर्व ये संकल्प लिया था कि जहां भगवान आएगा उनका धाम बनना चाहिए। श्री कल्की धाम एक पहला ऐसा धाम है जो भगवान के अवतरण से पहले बन रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये आग्रह करने गया था क्योंकि भगवान राम के तमाम काज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुए। तो जहां भगवान आएगा उसके धाम के काज भी उन्हीं के कर कमलों से हो, ऐसा करोड़ों हिंदुओं की आस्था का ये हमारी भावना थी। और मुझे लगता है कि जैसे ही मैं प्रधानमंत्री जी से मिला, मैंने उन्हें आमंत्रित किया और मैंने उनसे ये कहा कि आपने भगवान राम के जो काज किए हैं, हम चाहते हैं, हजारों लाखों कल की भक्त चाहते हैं, सनातन धर्म के प्रेमी चाहते हैं कि आने वाले भगवान के आने वाले अवतार के धाम का शिलान्यास आपके कर कमलों से हो। मैंने उनसे आग्रह किया, उन्होंने एक क्षण भी नहीं लगाया और तत्काल हमारे भाव को सहर्ष स्वीकार किया। इसके लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री जी का कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं। अच्छा, उस मीटिंग में और भी कुछ खास बात हुई जो आपको लगता है दर्शकों को जानना चाहिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझसे कोई राजनीतिक चर्चा नहीं की, ना मैं राजनीतिक चर्चा करने गया था। से मिलने के लिए जो आपने रिक्वेस्ट दी होगी कि मैं पीएम से मिलना चाहता हूँ, न्योता देना चाहता हूँ, उनसे मिलना मुश्किल था, दिक्कत हुई मिलने में, या आपको सहजता से बुला लिया उन्होंने? नहीं, कांग्रेस के नेताओं से मिलने में दिक्कत होती है, मुझे प्रधानमंत्री जी के मिलने में दिक्कत नहीं हुई। मुझे अपनी पार्टी के नेताओं से मिलने में कई कई महीने लग जाते हैं। लेकिन मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ जब नोट कराया तो मैंने अपना पूरा परिचय देते हुए उनको यहाँ फोन किया। 3-4 दिन में मुझे फोन आ गया कि आप प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहते हैं, कब आना चाहते हैं। तो मैं इसके लिए ऐसा मानता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री जी का हृदय विशाल है और ये उनकी विराटता का परिचायक है। क्योंकि मैं तो कभी भी बीजेपी में नहीं रहा, मैं कभी भाजपा का सदस्य नहीं रहा, और मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से एक आध समारोह में, कहीं विवाह समारोह में जरूर दूर से ऐसा हुआ होगा, कभी नहीं मिला। जब वो मुख्यमंत्री जी थे तब नहीं मिला, जब वो मुख्यमंत्री से उनका पुराना जीवन है कभी। मैं पहली बार भारत के प्रधानमंत्री जी से मिला और कल्की धाम के निमंत्रण को लेकर मिला, और जिस आत्मीयता से, जिस सरलता से, सुगमता, सरलता से, सादगी से वो मुझसे मिले,
मैं उसको ऐसा मानता हूं कि ये बड़े सौभाग्य का विषय है। और सुशांत जी, आप यकीन करिए, जब हमने कल्कि धाम के निर्माण का संकल्प लिया था 18 वर्ष पूर्व, तो 9 वर्ष तक मैंने अन्न ग्रहण नहीं किया था। मैंने 9 वर्ष अन्न रहित साधना की, और उसके पश्चात श्री कल्कि धाम का शिलान्यास होना सुनिश्चित हुआ। श्री कल्कि धाम का शिलान्यास होना सुनिश्चित हुआ 7 नवंबर 2016 को। 7 नवंबर 2016 को जब श्री कल्कि धाम का शिलान्यास होना सुनिश्चित हुआ, तब यहां उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी, और तब मेरी अन्न रहित साधना समाप्त हुई। मैंने अन्न ग्रहण करना उस रात को शुरू किया, परंतु सुबह शिलान्यास होना था और रात के 12 बजे उत्तर प्रदेश की सरकार ने श्री कल्कि धाम के शिलान्यास पे रोक लगा दी। अखिलेश यादव की सरकार पाबंदी लगा दी, जबकि आश्रम हमारा, धरती हमारी, धर्म हमारा, धन हमारा, भावना हमारी, भाव हमारा, श्रद्धा हमारी, आस्था हमारी। कोई कारण नहीं था। सिर्फ यहां के सांसद हैं डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क, उस समय भी ये सांसद थे। मुलायम सिंह जी जीवित थे, अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे। बेमतलब अनर्गल धमकी देते हुए जिला प्रशासन को उन्होंने धमकी दी कि अगर इतना बड़ा मंदिर यहां बनेगा तो हम दंगा करा देंगे। मैंने माननीय अखिलेश यादव जी से यह आग्रह किया, और उनके चाचा शिवपाल यादव जी इस शिलान्यास समारोह में उपस्थित थे, हमारे यहां उपस्थित थे। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ये तो गलत है, ये तो हमारे धार्मिक अधिकार का हनन है। अगर कल्कि धाम के आश्रम में मंदिर नहीं बनेगा तो कहां बनेगा? हजारों भक्त, सारे साधु संत महात्मा, जगत गुरु शंकराचार्य, सब बिल्कुल सब यहां छावनी बना दिया गया, और हमें शिलान्यास रोकना पड़ा। उसके पश्चात 7 से 8 साल की लंबी लड़ाई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और अंततोगत्वा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर फिर ये मार्ग प्रशस्त हुआ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तत्कालीन सरकार की सभी आपत्तियां खारिज की, और तमाम ऑब्जेक्शंस, एलिगेशंस को खारिज करते हुए ये कहा कि आचार्य प्रमोद कृष्ण, ये ऑर्डर में लिखा हुआ है, आचार्य प्रमोद कृष्णम के द्वारा बनाया जा रहा मंदिर, अगर उसको रोका जाता है तो ये आर्टिकल 25 और 26 का हनन होगा। उनके इन अधिकारों को प्रोटेक्ट करना, सुरक्षित करना, यह हमारा कर्तव्य है, इसलिए मंदिर निर्माण पर लगी रोक हटाई जाती है। तो अब देखिएगा, भगवान राम का जो मंदिर बना, इसमें 2-3 बड़ी सिमिलरिटी है। भगवान राम का मंदिर वहां बना जहां अयोध्या में वो आए, उनकी जन्मस्थली। कल्कि भगवान का मंदिर बन रहा है जहां उनकी जन्मस्थली। भगवान राम का मंदिर जब बन रहा है तो वो कोर्ट के आदेश से बन रहा है। कल्कि धाम का जो मंदिर बन रहा है ये भी कोर्ट के आदेश से बन रहा है। भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास भी भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के करकमलों से हुआ, और कल्कि भगवान का जो धाम बन रहा है उसका शिलान्यास भी भगवान श्री कल्कि के धाम का जो शिलान्यास है वो भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों होगा। और मैं आज श्री कल्कि धाम के पवित्र भूमि पर बैठ के ये कहना चाहता हूँ, और ये देश के राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बनेगा, लेकिन मेरे मन में आ रहा है, मेरी अंतरात्मा से आ रहा है कि हमारे आर्किटेक्ट्स ने कहा है कि ये लगभग 4.5 साल बाद पूरा होगा, तो 2029 में इसका उद्घाटन, प्राण प्रतिष्ठा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों से हो, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आप कह रहे हैं 2029 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहेंगे? अब आप बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं। मैं जो कह रहा हूं सिर्फ वही कह रहा हूं, वो क्या कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, मुझे खुद नहीं पता। अच्छा, एक बात और बताइए बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे कि राहुल गांधी भी जनेऊधारी हैं। अभी वो 2 दिन पहले बाबा धाम भी गए हुए थे, वहां पर भी पूरा त्रिपुंड वगैरह लगाकर उन्होंने पूजा पाठ की। तो आपने ये जनेऊधारी राहुल गांधी से शिलान्यास कराने का फैसला क्यों नहीं किया, नरेंद्र मोदी से क्यों? मैं इसको राजनीतिक विषय नहीं मानता। मैं भारत के प्रधानमंत्री
से इसका शिलान्यास करा रहा हूं। और ये भावना सिर्फ मेरी नहीं है, क्योंकि मंदिर धाम किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, मंदिर और धाम किसी एक संगठन का भी नहीं होता, मंदिर और धाम किसी एक समुदाय का नहीं होता, ये सबका है। तो जो सबका है उसी से उसका शिलान्यास कराना उचित है। और प्रधानमंत्री सबके हैं। राहुल गांधी सबके नहीं है? मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा प्रधानमंत्री सबके हैं। लेकिन प्रमोद जी, आप कई बार इतना इशारों में कहते हैं, आपकी बातें समझने के लिए जो है, जो दर्शक है उसको भी अपने बहुत सारे तंत्र खुले रखने पड़ते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। लेकिन अभी आपने दो बातें कही जिस पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। आपने कहा कि यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन आपकी पार्टी उन्हें जो है वो बताती है कि वो सूट बूट की सरकार चलाते हैं, वो कुछ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। आप कह रहे हैं वो सबके प्रधानमंत्री हैं। आपकी पार्टी के नेता राहुल गांधी कहते हैं कि वो सिर्फ कुछ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, अंबानी अडानी के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने देश को का बेड़ा गर्क कर दिया है, देश को तबाह कर दिया है। आप जिसको तेजस्वी ओजस्वी बता रहे हैं, आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता उनको कहते हैं कि वो उन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। अब किसकी सुने लोग? देखिए, पहली बात तो यह है कि विपक्ष में होने का मतलब, विरोधी पार्टी में होने का मतलब ये कतई नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री के अच्छे फैसलों का भी विरोध किया जाए। मुझे याद है, इंदिरा गांधी जी के बहुत ही कट्टर विरोधी थे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। जिस समय पाकिस्तान के दो टुकड़े किए इंदिरा जी ने, उस समय उन्होंने इंदिरा जी की प्रशंसा की थी। तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी भाजपाई बन गए थे? नहीं। भारत का प्रधानमंत्री भारत का है, और भारत का प्रधानमंत्री यदि सही फैसले लेता है तो उसकी सराहना होनी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री ने एक फैसला लिया कि कश्मीर से 370 धारा हटाई जाए। ये राष्ट्रीय एकता के लिए, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए ये बहुत बड़ा फैसला था। इसका समर्थन होना चाहिए था, इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन। यदि सुशांत सिन्हा मेरे विरोधी हैं, सुशांत सिन्हा कोई बात कह रहे हैं, तो मुझे उसका समर्थन करना चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम अगर आपके विरोधी हैं और मैं इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, राष्ट्र हित में कोई बात कर रहा हूं, तो उसमें आपको मेरा साथ देना चाहिए। यही तो लोकतंत्र है। महात्मा गांधी अपने विरोधियों का सम्मान करते थे। दूसरा फैसला 3 तलाक को हटाने का, राम मंदिर के निर्माण का, ये ऐसे फैसले हैं कि ये इतने महत्वपूर्ण फैसले हैं। और मैं आज ये बात कह रहा हूं, राम मंदिर अदालत के फैसले से बना। सुशांत जी, इस बात को इतिहास में लिखा जाएगा। और ये बात अगर कोई भाजपा का नेता कहे तो उसकी वैल्यू नहीं है। ये बात आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं, जिन्होंने बीजेपी की सरकार की मुखालफत 10 साल से की। मैंने की है, मैंने उनके कई फैसलों की आलोचना की है। लेकिन मैं कहता हूं, लोकतंत्र में आलोचना करनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री से नफरत करने का अधिकार आपको नहीं है। हमारी पार्टी में या विपक्ष में कुछ नेता ऐसे हैं जो उन्हें फैसला क्या हो रहा, क्यों हो रहा, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी ये कह दें कि सूरज पूरब से निकलता है, तो कहेंगे नहीं, सूरज पूरब से नहीं निकलता। ये कौन सा लोकतंत्र है? तो मैं ये बात कह रहा हूं कि जो फैसले नरेंद्र मोदी जी ने लिए हैं, उनमें राम मंदिर का एक जो फैसला है, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ। लेकिन सुशांत जी, ये मंदिर ना बन पाता अगर इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होता। ये मंदिर नहीं बन पाता। कोई भी प्रधानमंत्री होता, ये मंदिर नहीं बन सकता था। क्यों? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इंप्लीमेंट कराने का जो काम है, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी कर सकते थे। उन्होंने ही किया, वरना ये फैसला आता और बदला जाता। आप कह रहे हैं फिर अगर कोई और प्रधानमंत्री होता, कोई और सरकार होती और सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर के पक्ष में भी फैसला आ जाता, तो उसको आप मानते हैं कि लोकसभा या राज्यसभा या संसद में उस फैसले को पलट दिया जाता अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना होते?
मैं ये कह रहा हूं, सरकार चाहे भाजपा की होती, प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी ना होते, सरकार किसी की भी होती, भाजपा की सरकार होती और भाजपा की सरकार में ये फैसला आता, सुप्रीम कोर्ट फैसला करता, तब भी मंदिर नहीं बन पाता। मंदिर तभी बना है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इस बात को नोट कर लिया जाए। और ये फैसला करना आसान नहीं है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। और सुशांत जी, एक बात और मैं बताऊं आपको, मैं पहली बार जब प्रधानमंत्री जी से मिला हूं तो मैंने ये महसूस किया है कि उन पर दैवीय शक्ति की कृपा है। इतने बोल्ड फैसले कोई सामान्य प्राणी नहीं कर सकता। परमात्मा की कृपा के बिना यह फैसला संभव नहीं है। इस तरह के फैसले नहीं हो सकते। और मैंने जो महसूस किया है उसको मैं शब्दों में परिभाषित नहीं कर सकता। हो सकता है कि मेरी इस बात पर मेरी आलोचना हो, मेरा विरोध हो, मैं ट्रोल किया जाऊं, मुझे कहा जाएगा मोदी भक्त हो गए आचार्य प्रमोद कृष्ण, अंध भक्त हो गए आचार्य प्रमोद कृष्ण। लेकिन मैं साफ कर देना चाहता हूं कि अगर श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह में भारत के प्रधानमंत्री को आमंत्रित करना यदि गुनाह है और सच बात कहना गुनाह है, तो फिर मैं इस गुनाह के लिए हर सजा भोगने के लिए तैयार हूं, भुगतने के लिए तैयार हूं। आचार्य जी, एक चीज और बताइए कि चूंकि देखिए, मैं इसलिए ये कंपैरिजन कर रहा हूं, देखिए बहुत ज्यादा मैं कंपैरिजन में जाता नहीं, लेकिन देश चूंकि 2024 के चुनाव के बिल्कुल सामने खड़ा है और दो बड़े चेहरे जो प्रोजेक्ट किए जाते हैं, एक तो नरेंद्र मोदी का है ही है, दूसरा राहुल गांधी की बात होती है। आपने कहा आप नरेंद्र मोदी से मिले, आपको लगा कि उनके ऊपर कोई दैवीय कृपा है, वरना कोई आदमी इतना बोल्ड डिसीजन नहीं ले सकता। आप राहुल गांधी से भी मिलते रहे। आप मैं नहीं कह रहा कि आप राहुल गांधी की आलोचना कीजिए, लेकिन जब आप कंपैरिजन करते हैं दोनों को, देश हित को देखते हुए, उनके फैसले लेने की क्षमता को देखते हुए, उनके लोगों से मिलने जुड़ने की शक्ति को देखते हुए, आप दोनों का कंपैरिजन राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी का जब करते हैं तो क्या पाते हैं? देखिए, राहुल जी का और मोदी जी का कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई तुलना नहीं है। राहुल जी अपनी जगह है। मैंने इस समय मैं नरेंद्र मोदी जी से मिला, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उनसे मिला। उनसे मिलकर के जो मुझे अनुभूति हुई मैंने उसको शेयर कर दिया। इसमें तुलना वुलना का कोई मुझे नहीं लगता गुंजाइश है। और जो मैं कह रहा हूं वो अपनी अंतरात्मा की आवाज पे कह रहा हूं। जहां तक सवाल है मुलाकातों का, तो राहुल जी से मेरी मुलाकातें एक दो बार ही हुई है, क्योंकि वो ज्यादा मुझे समय देते नहीं है, व्यस्त रहते हैं। पर वो तो कई वीडियोस में कहते हैं कि मुझसे मिलना तो बहुत आसान है, कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता राहुल गांधी से मिल सकता है। नहीं ऐसी, वो ठीक है, नहीं वो व्यस्त तो रहते हैं। एक साल पहले वो गंगा आरती में आए थे हरिद्वार, गंगा आरती कराने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ था। मैंने ही हर की पैड़ी पे उनकी गंगा आरती का सारी व्यवस्था की थी। मुझे वो चलते चलते कह गए थे कि आप दिल्ली में आकर के कभी भी आइए, मुझे बात करिए। लेकिन मैंने कई बार फोन किया तो एक साल से मुझे समय नहीं मिल पाया, तो मैंने सोचा कि व्यस्त होंगे। अब मैं आप अभी देखिए, भी आप कह रहे हैं तुलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन सामने ही देखिए तुलना हो गई। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया कि भाई कल्की धाम के कार्यक्रम में आपको बुलाना है, 4 दिन में कॉल आ गया कि भाई आप आइए पीएम से मिलने। राहुल गांधी से आपको कई बार आपने कांटेक्ट किया, लेकिन 1 साल से समय नहीं मिल पाया। नहीं, हो सकता है जो उनके जो आसपास के लोग रहते हैं उन्होंने ये उचित ना समझा हो कि मेरे अनुरोध को वहां तक पहुंचाया। हो सकता है राहुल जी को पता ही ना हो कि मैं मिलना चाहता हूँ। तो ऐसे आपके लोग आसपास उन्होंने रखे क्यों हैं जो उन तक बात ही नहीं पहुंचने देते? अब ये तो राजा का फैसला है, मेरा थोड़ी। आप राहुल गांधी को राजा मानते हैं? देखिए, राजा अपनी इच्छा के मुताबिक सलाहकारों को चुनता है। और कुछ सलाहकार ऐसे होते हैं जो राजा के हित में बात करते हैं, और कुछ सलाहकार ऐसे होते हैं जो राजा की इच्छा को देख के बात करते हैं। चाणक्य ने कहा है ये कि हे सम्राट, चंद्रगुप्त से कहा कि हे सम्राट, राजा के सलाहकार दो तरह के होते हैं, एक राजा की इच्छा से चलने वाले, एक राजा के हित को ध्यान में रखने वाले। जो राजा की इच्छा से चलने वाले, राजा की इच्छा देख करके बात करने वाले सलाहकार होते हैं, वो राजा को डुबो देते हैं, राज्य को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए सलाहकार वो रखो जो
राज्य और राजा के हित में सोच करके बात करें। इसीलिए एक दोहा है ना कि निंदक निहर राखिए आंगन कुटी छवाए। तो मुझे लगता आचार्य है, जी, मैं इसमें एक बात जोड़ूं अगर आपकी इजाजत हो तो। मुझे लगता है कई बार हम जो सलाहकार होते हैं ना, उनकी आलोचना करते हैं कि ये सही सलाह नहीं दे रहे हैं राजा को या नेता को या प्रधानमंत्री को। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ा अगर प्रश्न पूछा जाना चाहिए या क्रेडिट दिया जाना चाहिए, तो उस व्यक्ति को दिया जाना चाहिए जो अपनी सलाहकारों की टीम बनाता है। उसी का कौशल है कि वो ऐसे लोगों को चुनता है या नहीं जो उसका भला जानते हैं, भला सोचते हैं, ये वो समझ पा रहा है। अगर नरेंद्र मोदी को आप देखिएगा, आज जो उन्होंने टीम तैयार की है, वो टीम जो है ना, उनके लिए किस तरह का काम होना चाहिए ये देखती है, तो उस टीम को चुनने का श्रेय नरेंद्र मोदी को जाएगा, अच्छी टीम को चुनने का। वैसे ही अगर राहुल गांधी ने अपने आसपास ऐसे लोग भर लिए हैं, जो आचार्य प्रमोद कृष्णम का फोन आया है ये बताते भी ना हो, या उनको सही फैसले लेने में मदद ना करते हो, तो मुझे लगता है इसका डिस्क्रेडिट राहुल गांधी को जाए कि आप अच्छे लोग नहीं चुन पा रहे। एक्चुअली क्या है सुशांत जी, आप राहुल गांधी पर इल्जाम लगा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि उनको पता चल पाता होगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि राहुल गांधी इतने निष्ठुर नहीं है कि उन्हें पता चले कि आचार्य प्रमोद कृष्णम नाम का एक फकीर है जो उनसे मिलना चाहता है, मुझे समय ना दें। वो भी बड़े विराट हृदय के हैं, उन्हें पता ही नहीं चला होगा। उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो काफी बहुत पावरफुल हैं, बड़े विद्वान हैं, बड़े ज्ञानी हैं। मैंने तो उनको निवेदन किया था कि ये राम मंदिर का जो न्योता, नहीं, मैंने उनके सलाहकारों से कहा था कि राम मंदिर का निमंत्रण यदि आए तो उसे स्वीकार करना है, क्योंकि राम के दरबार से निमंत्रण आए तो उसे अस्वीकार नहीं करना है। ये तो बड़े सौभाग्य का विषय है कि राम के दरबार का न्योता आए। लेकिन अफसोस की बात है हमारे लिए, सबके लिए और हमारी पार्टी के लिए, क्योंकि मैं आज तक भी कांग्रेस से जुड़ा हूं, ना मुझे पार्टी ने निकाला है और ना मैंने इस्तीफा दिया है। अफसोस की बात है कि राम के न्योते को अस्वीकार कर दिया गया, और स्पेसिफिकली उस पर अस्वीकार शब्द जो लिखा, ये हिंदू जनमानस के हृदय को चुभा। ये घायल करता है हमको, ये तीर की तरह चुभता है हमारी छाती में कि राम का नाम अंत समय पर हमारे मुंह पे आ जाए। इसके लिए ऋषि मुनि महात्मा तप करते हैं, जप करते हैं, पूजा करते हैं, तमाम धर्माचार्य। सिर्फ राम का नाम अंत समय पे आ जाए, उस राम के दरबार में कोई निमंत्रण देके बुला रहा है, उसको अस्वीकार लिख दे, हमारी हैसियत क्या है। लेकिन वो कांग्रेस पार्टी जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी, जिसकी हर सभा की शुरुआत होती थी रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, महात्मा गांधी पार्टी कांग्रेस, महात्मा गांधी के रास्ते पे चलने वाली पार्टी कांग्रेस, क्या महात्मा गांधी से बड़ा कोई सेकुलर नेता है? आपने उस कांग्रेस को बिल्कुल नास्तिक रास्ते पे आप ले जा रहे हैं, आप राम विरोधी हो गए। और भारत में सब कुछ चल सकता है कि राम का विरोध नहीं चल सकता है, नहीं चल सकता। पर सर मुझे एक बात बताइए, मैं इस बात को बहुत डीपली मानता हूं कि लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरह के निर्णय ले रही है, जिसमें ये राम मंदिर का न्योता अस्वीकार करना एक बड़ा ही डिजास्ट्रस निर्णय था। अगर कोई भी आदमी थोड़ी भी पॉलिटिकल समझ रखता है, मतलब आपको चलिए राम पे विश्वास हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप पॉलिटिकल सिनारियो में हैं और नेता हैं तो कम से कम पॉलिटिक्स के लिहाज से भी सोचते, तो आपको लगता कि नहीं जाना चाहिए था। क्यों मैं वो स्पेस छोड़ दूं, सब कुछ नरेंद्र मोदी या बीजेपी को कैप्चर करने के लिए पॉलिटिकल स्पेस छोड़ दूं। लेकिन ये जो बार बार ऐसे निर्णय हो रहे हैं आचार्य जी, और आप कह रहे हैं आसपास कुछ लोग हैं जो राहुल गांधी तक बात नहीं पहुंचने देते, ये आसपास के लोग इतने मजबूत कैसे हो गए जो राहुल गांधी तक बात नहीं पहुंचने देते, और राहुल गांधी को ये क्यों नहीं पता चलता कि उन तक बात नहीं पहुंच रही? देखिए, कांग्रेस पार्टी में जो निर्णय होते हैं, जो फैसले लिए जाते हैं, जैसे चुनाव कौन जीतेगा इसका फैसला वो लोग करते हैं जो कभी चुनाव नहीं लड़े, जो कभी चुनाव लड़ना भी नहीं चाहते। कौन जीतेगा कौन हारेगा
इसके फैसले करने वाले वो लोग हैं जो कभी चुनाव नहीं लड़ते, वो कांग्रेस को चलाते हैं। अब मुझे बताइए, जो चुनाव ना लड़े और ना लड़ना चाहते हैं, लड़ना भी नहीं चाहते, वो सिर्फ उसी दायरे में रहते हैं, तो पार्टी कैसे मजबूत होगी? और सवाल अब राहुल गांधी जी का नहीं है। राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा फैसला किया था, मैंने उसकी बड़ी सराहना की है, मैं आज भी करना चाहता हूं। राहुल गांधी का बहुत बड़ा फैसला था जब 2019 में बीजेपी से हारने के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता छोड़ने का फैसला किया। जब राहुल जी ने अध्यक्षता को छोड़ दिया तो उस फैसले का स्वागत होना चाहिए था, क्योंकि नैतिकता के आधार पर वो फैसला किया था। नरेंद्र मोदी जी के सामने ममता बनर्जी भी चुनाव हारी, उनकी पार्टी, अखिलेश यादव जी की पार्टी चुनाव हारी, मायावती जी की पार्टी चुनाव हारी, सारी पार्टियां चुनाव हारी, लेकिन किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस्तीफा नहीं दिया, सिर्फ राहुल गांधी थे। तो राहुल गांधी के जिस फैसले की सराहना होनी चाहिए थी, उस फैसले की मजाक बनी। क्यों बनी सुशांत जी? इसलिए बनी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने, जो उस समय के बड़े नेता थे, आज भी बड़े नेता हैं, राहुल जी के प्रमुख सलाहकारों में, उन्होंने क्या कहा कि नहीं, पहला झूठ बोला कि राहुल गांधी जी ने इस्तीफा नहीं दिया है। दूसरा बोला कि नहीं, राहुल गांधी जी ने इस्तीफा दे दिया लेकिन वो रूठ गए हैं, हम उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे करके 2 साल तक कांग्रेस को अध्यक्ष नहीं मिला। अंततोगत्वा जिस फैसले का स्वागत होना चाहिए था, जिस फैसले की सराहना होनी चाहिए थी, वो मजाक बन गया। देश में मैसेज गया कि भी राहुल गांधी जी ने जो फैसला लिया है वो रूठ गए हैं, मनाया जा रहा है। तो रूठता कौन है? जो बच्चा होता है। तो राहुल जी के आसपास जो लोग हैं, इन्होंने ही ये मैसेज दिया ना। अरे 1 दिन 2 दिन बाद फैसला, राहुल गांधी जी का फैसला जो है, जो फैसला उन्होंने किया, या तो इसका मतलब है कि आप राहुल गांधी जी को बच्चा मानते हैं, या फिर राहुल गांधी जी के फैसले को मानते नहीं। दोनों में से एक बात तो है। और सुशांत जी, सोनिया जी जब अध्यक्ष थी तो भी यही लोग फैसले करते थे, राहुल गांधी जब अध्यक्ष बने तो भी यही लोग फैसला करते हैं, और अब खड़गे जी अध्यक्ष हैं तब भी यही लोग फैसला करते हैं। ये जो कोठरी है, ये कांग्रेस की बर्बादी की असली जिम्मेदार है। तो सर मैं यही तो पूछना चाह रहा हूं कि ये लोग, राहुल गांधी ने जब पद छोड़ा अध्यक्ष का, उनको समझ में तो आया होगा कि कुछ बहुत अंदर सिस्टम में गड़बड़ी है। वो सिस्टम राहुल गांधी क्यों नहीं बदल पा रहे? राजस्थान का प्रकरण याद है? अशोक गहलोत जी को पता चला कि कांग्रेस हाईकमान जो है उसने ऑब्जर्वर भेजे हैं, जिसमें अजय माकन महासचिव थे और खड़गे जी उस समय के वो ऑब्जर्वर बन के गए। अशोक गहलोत जी को पता चला कि हाईकमान मुख्यमंत्री बदलना चाहता है, मुख्यमंत्री नहीं बदला गया, हाईकमान बदल दिया। ये गंभीर बात है। दूसरी बात, ये वो कोटरी है, आचार्य प्रमोद कृष्णम की तो छोड़ दीजिएगा, हैसियत क्या है भाई? प्रियंका गांधी जी का जो अपॉइंटमेंट लेटर है, प्रियंका गांधी जो इंदिरा गांधी की पोती हैं, राहुल गांधी जी की बहन है, और इस देश की सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेताओं में हैं, मैं ऐसा मानता हूं। उनको जब इस बार महामंत्री बनाया गया, जब उनका वो नोट जारी हुआ, तो आप देखिएगा, जरा नेट पे चेक कर लीजिएगा, प्रियंका गांधी जी के आगे लिखा हुआ जनरल सेक्रेटरी विदाउट पोर्टफोलियो, विदाउट पोर्टफोलियो, यानी इनका कोई काम नहीं है। ये वो कोटरी है जो प्रियंका गांधी जी का सम्मान नहीं कर पाती, तो किसी और का क्या करेगी? इससे अधिक सर और आपने अभी लेकिन आपने मल्लिकार्जुन खड़गे की बात की, उनका एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने उदाहरण ही दिया, लेकिन उदाहरण जो चुना उसको लेकर आलोचना हुई। आपने भी ट्वीट किया कि मतलब कान पकड़ के कुत्ते को भी चेक करते हैं कि वो मिमियाने तो नहीं लगाए। पे गायब हो जाते हैं। भाई, एक हमारे पास कहावत है, जब आप बाजार में जाते हो तब अच्छा एक कुत्ता खरीदना है या किसी प्राणी को लेना है, किसी जानवर को लेना है, तो लोग जानवर के बाजार में जाके सब छानबीन करते हैं। अगर ईमानदार एक प्राणी को भी लेना है तो उसका कान पकड़ के ऐसा ऊपर उठाते हैं। ऊपर उठाने के बाद अगर वो भोगता है तो ठीक है,
अगर कोई करता है तो ठीक नहीं, कोई लेता नहीं उससे। तो आप भी सिलेक्शन करते वक्त जो भोगता है, जो लड़ता है, जो आपके साथ रहता है, उसको ले लो, उसको बूथ लेवल कमेटी का एजेंट बनाओ। और जब बूथ में कोई बैठता है, ऐसे आदमी को बिठाओ, वो सुबह अगर 7 बजे जाता है तो जब वहां आपकी पेटी बंद होती है उसी वक्त साइन करके बाहर आना चाहिए। तो अब इस तरह की बात अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहा है तो क्या मैसेज जाएगा नीचे पे? देखिए सुशांत जी, बात बहुत कड़वी है, लेकिन सच बात यह है कि कार्यकर्ताओं की तुलना कुत्ते से करना ये बड़े नेताओं को शोभा नहीं देता। और खड़गे जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। जब खड़गे जी का चुनाव हो रहा था, मैं उनके प्रस्तावकों में से एक हूं, लेकिन कार्यकर्ता जो है वो किसी भी पार्टी की रीढ़ की हड्डी होता है। वो अपने खून पसीने से पार्टी को सींचता है, पार्टी को खड़ा करता है। कार्यकर्ता को कर्मठ कहा जाए, कार्यकर्ता कर्मवीर होता है, कार्यकर्ता कुत्ता नहीं होता। इससे करोड़ों कार्यकर्ताओं के दिल को ठेस पहुंची है। और मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट आदरणीय खड़गे जी से आग्रह करना चाहता हूं कि उन्हें खेद व्यक्त करना चाहिए इस बात पे। आचार्य जी, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, 1-2 प्रश्न बस और पूछकर आपको काफी काम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तो आपने 2029 के लिए भी बात कर दी, तो इसलिए मैं ये नहीं पूछूंगा कि 2024 में नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं और उनको कितनी सीटें आ सकती हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को आप 2024 में कहां देखते हैं? ममता बनर्जी ने जैसे कहा कि ये 300 में से 40 सीट भी नहीं जीत सकते। आप कांग्रेस को 2024 में कितनी सीटें आते देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी में जो लोग अब कांग्रेस चला रहे हैं उनमें ज्यादातर लोग कांग्रेस ही नहीं है। कुछ वामपंथी हैं, कुछ इधर से आए, कुछ उधर से आए, तो उन्हें कांग्रेस से कोई लेना ही देना नहीं है। सच बात तो यह है कि ममता जी हों, अखिलेश जी हों, नीतीश जी हों, अब तो नीतीश जी उधर चले गए, लेकिन जब इधर थे तब भी मैं कहता था कि भाई ममता जी कहती हैं बंगाल में कांग्रेस को कुछ नहीं देंगे, पंजाब में मान साहब कहते हैं कुछ नहीं देंगे, समाजवादी पार्टी यहाँ कांग्रेस पार्टी की बेइज्जती रोज करती है कि कभी कहती है 10 सीट ले लो, 11 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो। कभी वो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष को कहते हैं कि ये टटपूंजिया है, ये टपोरी है, ये चिरकुट है। तो जो रीजनल पार्टी हैं, हमारी जो एलाइज हैं, वो सब उनको मालूम है कि ये जो कांग्रेस में जो नेता फैसला कर रहे हैं उनकी निष्ठा कांग्रेस में नहीं है, उनकी निष्ठा उनके प्रति है। हमारे यहाँ 2 तरह के लोग हैं, किसी की निष्ठा ममता जी के प्रति है, किसी की अखिलेश जी के प्रति है, किसी की नीतीश जी के प्रति है, किसी की उद्धव ठाकरे जी के प्रति है, किसी की शरद पवार जी के प्रति है। कांग्रेस बची कहाँ है? जो कांग्रेस महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, वो कहाँ बचे हैं लोग? वो तो उनको कौन मिलता है, उन्हें कोई नहीं पूछता है। इसीलिए ये जो इंडिया गठबंधन नाम का एक नया कॉन्सेप्ट आया, तो मैं ऐसा मानता हूं कि इंडिया गठबंधन नाम की अब कोई चीज बची नहीं है। इंडिया गठबंधन का जब से जन्म हुआ तभी से ये भयंकर बीमारियों से ग्रस्त हो गया। इसके इलाज करने की कोशिश हुई, लेकिन ये आईसीयू में चला गया, फिर ये वेंटिलेटर पे आ गया। उसके बाद नीतीश जी ने पटना में इसका अंतिम संस्कार कर दिया। इंडिया गठबंधन नाम की कोई चीज नहीं है सुशांत जी। अब तो सिर्फ और सिर्फ एक लड़ाई बची है। हमारे एलाइज ये सोच रहे हैं कि भाजपा आए या ना आए, कांग्रेस को कैसे मिटाया जाए। और देख लेना, सबके टारगेट अपने अपने हैं, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं ये मेरा अनुभव कह रहा है। बंगाल में ममता जी कांग्रेस को साफ देखना चाहती हैं, और उसमें एक कारण मुख्य है, एक और मुख्य कारण है। मैं ममता जी को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं, क्योंकि ममता जी वहां हो नहीं सकती जहां लेफ्ट खड़ा होगा। और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की जो प्राथमिकता है वो लेफ्ट हो गया है। तो कांग्रेस वो पार्टी थी जो ना लेफ्ट थी ना राइट थी।
कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अभी भी समय है, उन्हें ममता दीदी का सम्मान करना चाहिए, लेफ्ट को छोड़ देना चाहिए। ये लेफ्ट की जो मोहब्बत है, ये जो लेफ्ट की मोहब्बत है, ये हमारी मुसीबत है, ये मुसीबत है हमारी। तो हम तो बड़ी पीड़ा से गुजर रहे हैं। अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की किसी बात की, अच्छे फैसले की सराहना कर देते हैं तो छुरी गर्दन पे चलने को तैयार हो जाती है। आपके इंटरव्यू के बाद मेरा क्या हाल होगा? लेकिन उन्होंने बिजलियां गिराने की कसम खाई है, उन्होंने बिजलियां गिराने की कसम खाई है, और हमें भी जिद है, आशियां यहीं बनाएंगे। तो आप कांग्रेस खुद नहीं छोड़ेंगे, ये आपने माना हुआ है? कल क्या होगा सुशांत जी, इसे कोई नहीं जान सकता है, पर सियासत संभावनाओं का खेल है। आज अभी तक मैं कांग्रेस पार्टी में हूं, कांग्रेस के साथ हूं, लेकिन श्री कल्की धाम का शिलान्यास, श्री कल्की धाम का समारोह, श्री कल्की धाम का निर्माण, ये राजनीति से परे का विषय है, ये राजनीति से बहुत ऊपर का विषय है। ये इसीलिए मैंने भारत के प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया कि श्री कल्की धाम का शिलान्यास